फिल्म की कहानी शुरू होती है नदी के गहरे तल से, जहां मछली राजा एक अंगूठी के साथ बैठा हुआ है। वह अपने गुप्तचर मेढक से पूछता है, जिस मछली से मैं शादी करना चाहता हूँ वह कहाँ गई। मेढक घबराहट में जवाब देता है, महाराज उसका कुछ पता नहीं चला। इस पर नाराज मछली राजा मेढक को अपने पास पकड़कर बुलाता है और कहता है, हर नदी, तालाब और झील में जाकर उसे ढूंढो, मुझे उसे जल्द से जल्द यहाँ ला कर दो। अगले सीन में हमें रूस के एक छोटे से गांव में एक अंधा लोहार का घर दिखाया जाता है, जहां लोहार के सो रहे बेटे इवान को उसका कुत्ता उठाता है। इवान दिल का बहुत साफ और मेहनती लड़का है, लेकिन उसमें थोड़ी मूर्खता भी है। एक दिन जब इवान घर के बाहर आता है तो उसका अंधा पिता उससे कहता है, तुम्हें लोहार का काम सीख लेना चाहिए, आखिर मैं कब तक जिंदा रहूंगा। इवान बिना ज्यादा सोचे जवाब देता है, हाँ सीख लूंगा। उसके पिता उससे मछलियां पकड़कर लाने को कहते हैं, तो इवान मछली पकड़ने का सामान लेकर नदी की ओर निकल पड़ता है। इवान बर्फ से जमी हुई नदी पर पहुंचता है और वहां एक सुराख बनाकर पानी में कांटा डालता है। कुछ ही पलों में पानी में बुलबुले उठने लगते हैं और इवान डरकर पीछे भागता है। तभी अचानक पानी से एक तेज बौछार निकलती है और एक मछली उसकी बाल्टी में गिर जाती है, जिससे इवान खुशी से झूमते हुए सोचता है, वाह, बिना मेहनत किए ही आज का खाना तैयार है। वह मछली को बाल्टी में लेकर वापस आ जाता है और मछली को पकाने का इंतजाम करने लगता है, लेकिन तभी मछली बोल पड़ती है, तुम मुझे कैसे पका सकते हो। ये सुनकर इवान डर कर पीछे हट जाता है और हड़बड़ाते हुए पूछता है, तुम बोल कैसे सकती हो। मछली कहती है, मैं जादुई मछली हूँ और अगर तुम मुझे वापस नदी में छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी। अब इवान बहुत खुश हो जाता है और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन मैं बाद में अपनी इच्छाएं बताऊंगा। फिर वह आराम करने के लिए लेट जाता है। सोते सोते उसके मुंह से निकलता है, काश बिना अपनी भट्टी छोड़े ही मैं पूरा शहर घूम सकता। तभी एक अजीब घटना घटती है, इवान का घर धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। इवान कहता है, ये सब क्या हो रहा है। तो मछली कहती है कि तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो रही है। इवान चौंकते हुए कहता है, लेकिन मैंने तो यूं ही कहा था। तो मछली कहती है, पर तुमने इच्छा मांगी थी। अब देखते ही देखते इवान अपनी भट्टी सहित घर से बाहर आ जाता है और उसकी भट्टी गाड़ी की तरह चल पड़ती है। मछली कहती है, तुमने यही तो चाहा था कि तुम भट्टी छोड़े बिना ही शहर घूमना चाहते हो। तभी मछली हंसते हुए जवाब देती है, तुम्हारी पहली इच्छा अब पूरी हो चुकी है। इवान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब इवान अपनी भट्टी के साथ पूरे शहर में घूमने लगता है, लेकिन सर्दी के मौसम में वह ठंड से कांपने लगता है। तभी उसके मुंह से निकलता है, काश गर्मी होती और चारों तरफ हरियाली फैली होती। जैसे ही वह ये कहता है तो अचानक मौसम गर्म हो जाता है और जगह से बर्फ गायब हो जाती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है और अब इवान को गर्मी लगने लगती है। फिर मछली कहती है, तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ तीसरी इच्छा बची है। तो इवान अब उस मछली को बाल्टी में लेकर वहां से आगे बढ़ता है। अब इवान को एहसास होता है कि उसने अपनी 2 इच्छाएं बेवजह खर्च कर दी। वह सोचता है, लोग सही कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, मैंने तो अपनी इच्छाओं को व्यर्थ ही गवा दिया, चाहता तो कुछ बड़ा मांग सकता था। मछली कहती है, हर इंसान अपनी सोच के हिसाब से ही मांगता है। इसी बीच कुछ लुटेरे आकर इवान को घेर लेते हैं और उसको लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वे उससे उसकी मछली छीन लेते हैं। पर इवान मौका देखकर उनसे अपनी मछली वाली बाल्टी छीनकर भाग निकलता है। वे लुटेरे इवान का पीछा करते हैं, लेकिन बचने का जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वह मछली को वापस नदी में छोड़ देता है और कहता है, तुम यहीं सुरक्षित रहोगी। इस बात से गुस्सा होकर लुटेरे इवान को पकड़ लेते हैं और उसे पेड़ से उल्टा लटका कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक सुंदर लड़की आती है और इवान की रस्सी खोलकर उसे नीचे उतारती है। इवान उसके कंधे पर रखा चमकीला मछली वाला स्कार्फ देखकर समझ जाता है कि ये वही मछली है जिसे उसने नदी में छोड़ा था। लड़की इवान को अपना नाम याना बताती है। इवान उससे उसका मछली वाला स्कार्फ ले लेता है ताकि वो कहीं भाग न सके। इवान उससे कहता है, तुम तो जादुई हो, मुझे अभी तीसरी इच्छा मांगनी बाकी है, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं समय आने पर करूंगा। इसके बाद याना कहती है, अब आगे क्या करना है। इवान जवाब देता है, मैं रूस के राजा जार की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। याना हैरानी से पूछती है, क्या ये तुम्हारी तीसरी इच्छा है। इवान कहता है, नहीं, इसके लिए मैं खुद ही मेहनत करूंगा, बस मुझे इसमें तुम्हारा साथ चाहिए। अगले सीन में राजा जारका का भव्य महल दिखाया जाता है, जहां राजकुमारी नैन्सी की नौकरानी उसे बताती है कि इंग्लैंड से एक राजदूत आ रहा है। ये सुनते ही नैन्सी बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि उसका हमेशा से सपना था कि वह किसी अंग्रेज से शादी करे। वह फौरन खुद को सजाने संवारने में लग जाती है और बड़ी बेसब्री से राजदूत का इंतजार करने लगती है। लेकिन दूसरी ओर राजा जार को अंग्रेज बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी अंग्रेज से हो। कुछ देर बाद इंग्लैंड का राजदूत महल में आता है। उसका मकसद राजा को खुश करके राजकुमारी नैन्सी का हाथ मांगना था। राजदूत नैन्सी को एक सुंदर छाता तोहफे में देता है, जिसे देखकर नैन्सी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन राजा जार के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। राजा गुस्से में बोल पड़ते हैं, अंग्रेज हर जगह सिर्फ लूटने के इरादे से आते हैं। इस पर राजदूत बड़ी शांति से मुस्कुराता है और कहता है, नहीं महाराज, मैं आपके लिए भी एक खास तोहफा लाया हूँ, इसे देखकर आपकी अंग्रेजों के बारे में राय बदल जाएगी। अब तक इवान और याना भी राजा जार के राज्य में पहुंच चुके होते हैं। उधर इंग्लैंड का राजदूत राजा को एक अजीब सी मशीन दिखाता है और बड़े गर्व से कहता है, महाराज, यह मशीन अपने आप संगीत बजाती है। पर असल में वह मशीन एक धोखा होती है। मशीन के अंदर राजदूत ने एक आदमी छुपा रखा होता है जो बटन दबाकर संगीत बजा रहा होता है, लेकिन किसी को उसकी चालाकी का पता नहीं चलता। राजदूत राजा को अपनी मशीन की कला दिखा ही रहा होता है। तभी इवान और याना महल की दीवार से ये सब चुपके चुपके देख रहे होते हैं। राजा उस मशीन से जरा भी प्रभावित नहीं होता और राजदूत से कहता है, हमें ऐसी बेमतलब की मशीनों की जरूरत नहीं है। पर राजकुमारी नैन्सी तो पूरी तरह राजदूत पर फिदा हो चुकी होती है। वह मन ही मन सोचती है कि यही मौका है उसकी अंग्रेजी शादी का। तभी राजदूत मौका पाकर उसका हाथ पकड़कर चूमने लगता है और राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी को कैसे समझाए कि यह अंग्रेज उसके लिए ठीक नहीं है। तभी अचानक इवान दौड़ता हुआ आता है और राजा के सामने खड़ा होकर कहता है, महाराज, आपको इस अंग्रेज से
अपनी बेटी की शादी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक संगीत यंत्र लाऊंगा जो सच में खुद ब खुद संगीत बजाएगा। राजा को इवान की बात सुनकर एक उम्मीद की किरण नजर आती है, क्योंकि वह तो पहले से ही नैन्सी और उस अंग्रेज के रिश्ते से नाखुश था। राजा तुरंत खुश होकर कहता है, अगर तुम ऐसा कोई यंत्र लाते हो तो तुम जो चाहो मांग सकते हो। इवान कहता है, तो क्या आप मुझे अपनी राजकुमारी से शादी करने देंगे? राजा बिना किसी झिझक के जवाब देता है, हाँ, अगर तुम वो यंत्र लाते हो तो मैं तुम्हारी शादी नैन्सी से ही करूंगा। ये सुनकर राजकुमारी नैन्सी अंदर ही अंदर बुरी तरह चिढ़ जाती है। उसे इवान बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हर हाल में उस अंग्रेज से ही शादी करना चाहती थी। अपनी नाराजगी छुपाते हुए वह इवान को डराने की कोशिश करती है, पर इवान अपने फैसले पर पूरी तरह कायम था। वह राजकुमारी की धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरता। राजा ने अपने एक आदमी से कहा कि वो इवान को नए कपड़े और जूते दे, क्योंकि इवान गरीब था और उसके पैरों में सिर्फ फटे हुए मोजे थे। नए कपड़े और जूते पाकर इवान बहुत खुश हो गया और सीधा याना के पास जाकर उसे यह बात बताई। याना ने सुना और कहा, हाँ, वो वाद्य यंत्र तो है, लेकिन उसे लाना आसान नहीं है। इवान ने पूछा, क्यों? याना ने बताया, वो यंत्र अंधेरे जंगल में एक बिल्ले के पास है। जो भी उसे लेने गया है कभी वापस नहीं लौटा। इवान ने चिंतित होकर पूछा, वहाँ ऐसा क्या खतरा है? याना ने कहा, वो बिल्ला जब खुशी का गाना बजाता है तो लोग नाचते नाचते थक जाते हैं और फिर बिल्ला उन्हें खा जाता है, और अगर वो गम का गीत बजाए तो लोग रोते रोते सो जाते हैं और फिर भी वही अंजाम होता है। ये सुनकर इवान कहता है, ये तो वाकई खतरनाक है, लेकिन मैं ये चुनौती स्वीकार करूंगा। इसके बाद इवान ने एक थैले में खाना भरा और याना के साथ उस अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ा। सफर में दोनों कई मुश्किल रास्तों से गुजरे और आखिरकार अंधेरे जंगल के किनारे पहुंच गए। याना ने इवान से कहा, अब यहाँ से तुम्हें अकेले जाना होगा। इवान अकेला उस अंधेरे जंगल में चला जाता है, जहाँ उसे चारों ओर हड्डियां और कंकाल बिखरे हुए दिखते हैं। तभी बिल्ली की आवाज आई, ये कंकाल उन लोगों के हैं जो मेरा वाद्य यंत्र लेने आए थे। क्या तुम भी वही चाहते हो? इवान ने साहस दिखाते हुए कहा, हाँ। बिल्ला बोला, तो तुम्हें मेरा एक टेस्ट पास करना होगा। अगर तुम मेरे वाद्य यंत्र का संगीत सुनने के बाद भी खुद पर काबू रख पाओ तो ये यंत्र तुम्हारा हो जाएगा। अब बताओ, तुम गम का गीत सुनोगे या खुशी का? इवान ने सोचा और जवाब दिया, गम का। बिल्ले ने गम का गीत बजाना शुरू किया, लेकिन इवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा इवान उस गीत की अगली लाइनें खुद गाने लगा। बिल्ला हैरान रह गया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये देखकर बिल्ला ने इवान से पूछा, तुम्हें इस गीत की लाइनें कैसे याद हैं, और इसे सुनकर तुम दुखी क्यों नहीं हुए? इवान ने बिल्ले से कहा, बचपन में मेरी माँ मुझे रोज यही गीत सुनाती थी, इसलिए ये मेरे लिए खास है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं हुआ। बिल्ले ने हार मानते हुए सिर हिलाया। शर्त तो मैं हार गया हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा वाद्य यंत्र ले गए तो मैं भूखा मर जाऊंगा। इस पर इवान अपने थैले से कई सारा खाना निकालकर बिल्ले को दे देता है। बिल्ला इतने सारे खाने पीने का सामान देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, इस वाद्य यंत्र के साथ साथ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आज से हम दोस्त हैं। दूसरी ओर नदी किनारे याना बैठी हुई इवान का इंतजार कर रही थी। तभी मछली राजा का दूत मेढक वहाँ आ जाता है। वो याना से कहता है, मछली राजा तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनके पास चलकर तुम उनसे शादी कर लो। याना उससे कहती है, मछली राजा से जाकर कह दो मैं उनसे कभी शादी नहीं करूंगी। तभी इवान और बिल्ला वाद्य यंत्र के साथ वहाँ आ जाते हैं और इवान उनकी सारी बातें सुन लेता है। फिर याना इवान से पूछती है, तो तुम्हें वो वाद्य यंत्र मिल गया? इवान कहता है, हाँ, मुझे मिल गया। फिर वे दोनों वापस लौटने लगते हैं। रास्ते में इवान याना से पूछता है, तो तुम मछली राजा से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए तुम भाग आए? इस पर याना उसे बताती है, हाँ, क्योंकि मैं उनसे प्यार नहीं करती। अगले सीन में राजा जार का महल दिखाया जाता है, जहाँ इस बार इंग्लैंड का राजदूत अपनी पहचान छुपाकर इटली के राजदूत का बेस बदल कर आया हुआ होता है। उसका एक ही मकसद था, राजा को राजकुमारी से शादी के लिए मना लेना। लेकिन राजकुमारी उसे फौरन पहचान लेती है और उसे देखकर खुश हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि राजदूत राजा से राजकुमारी का हाथ मांगने की बात करता, वहाँ इवान वाद्य यंत्र लेकर हाजिर हो जाता है। इवान बिल्ले को इशारा करता है और बिल्ला तुरंत खुशी के गीत बजाने लगता है। संगीत ऐसा जादुई होता है कि पूरे दरबार के लोग, चाहे वो राजा हो या रंग, सब नाचने पर मजबूर हो जाते हैं। कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाता और सब नाचते नाचते थकान से बेहाल होने लगते हैं। आखिरकार इवान के इशारे पर बिल्ला संगीत बंद कर देता है। राजा इवान की इस जादुई कला से इतना खुश हो जाता है कि वो इवान से कहता है, ये कमाल का वाद्य यंत्र और बिल्ला अब से हमारे महल में ही रहेंगे। अब इवान राजा से कहता है, शर्त के अनुसार अब आप अपनी बेटी नैन्सी की शादी मुझसे करेंगे ना? तो राजा कहता है, हाँ। नैन्सी, जो कि चालाक और घमंडी थी, वो सिर्फ उस अंग्रेज राजदूत से ही शादी करना चाहती थी, इसलिए वो चालाकी दिखते हुए इवान से कहती है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरे लिए कुछ ऐसा कर दिखाओ जिससे मुझे लगे कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। इवान तो भोला भाला था, उसकी चालाकी को समझ ही नहीं पाया। वो तुरंत तैयार हो गया और नैन्सी से बोला, बताओ क्या करना है। लेकिन नैन्सी असल में उसे ऐसा मुश्किल काम देना चाहती थी जिसे वो कभी पूरा ही न कर पाए और कभी लौटकर वापस न आए। वो चालाकी से कहती है, कल तुम्हें बताऊंगी। खुश इवान जब याना से मिलने पहुंचता है तो याना उसे पूछती है, शादी तय हो गई क्या? इवान उसे सारा माजरा बताता है और कहता है, नैन्सी ने कहा है कि अगर मैं एक और काम पूरा कर लूंगा तभी वो मुझसे शादी करेगी। याना इवान की मासूमियत पर उसे चेतावनी देती है, पर इवान को तो बस नैन्सी से ही प्यार था। इसके बाद नैन्सी रात में नसीहत के स्टोर रूम में जाती है। वहाँ वो अपनी माँ की आत्मा से संपर्क करने वाली चेयर पर अपनी माँ की दुष्ट आत्मा को बुलाती है। उसकी माँ कहती है, इतनी रात को क्यों बुलाया? नैन्सी जवाब देती है, मुझे इवान से छुटकारा चाहिए, मुझे ऐसा काम बताओ जो वो कभी पूरा न कर पाए। दुष्ट माँ उसे एक मुश्किल काम का आइडिया देती है। अगले दिन योजना के अनुसार राजकुमारी के कहने पर राजदूत राजा को एक मशीन दिखाता है जो सलाद काटती है और जूस निकालती है। असल में उसने मशीन के अंदर आदमी छिपा रखा था जो ये सब कर रहा होता है, पर बाहर सबको लगता है मशीन जादू कर रही है। नैन्सी ने सोचा, क्यों न इवान से कुछ ऐसा मंगवाया जाए जो असंभव हो। फिर उसने राजा से कहा, क्या इवान ऐसी कोई मशीन ला सकता है जो खुद ब खुद खाना परोसे और समेट दे? राजा ने सुना तो कहा, ऐसे जादुई मेजपोश की कहानियां सुनी है पर असल में देखा नहीं। नैन्सी ने चालाकी से कहा, अगर इवान वो मेजपोश ले आए तो मैं उससे शादी कर लूंगी।
राजकुमारी की शर्त के अनुसार इवान याना के साथ मिलकर जादुई मेजपोश ढूंढने निकल पड़ते हैं। याना रास्ते में बताती है कि वो मेजपोश जॉन और रॉन नाम के दो आलसी भाइयों के पास है। कई सालों पहले वे दोनों शहर छोड़कर एक पहाड़ी इलाके में आ गए थे। दोनों को बिना मेहनत किए ही खाने पीने की चीजें मिल जाया करती है। खाते खाते उनका शरीर फूल गया और इसलिए वो लोग आलसी हो गए, जिससे वो दोनों अब चल फिर नहीं सकते हैं। आखिरकार ये दोनों उस पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं जो ऊंची ऊंची चट्टानों से बना हुआ था। उन्हीं ऊंची चट्टानों के बीच भारी भरकम शरीर वाले वो दोनों भाई जादुई मेजपोश लेकर बैठे हुए होते हैं, जो उस जादुई मेजपोश से 56 भोग मांगते हैं। और तभी पलक झपकते ही मेजपोश पर स्वादिष्ट खाना आ जाता है। दोनों भाई झट से खाने लगते हैं। इवान और याना पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर यह सब देख रहे होते हैं। दोनों भाई खाते खाते जब थक जाते हैं तो इवान उनके पास आता है और उनसे मेजपोश मांगता है। लेकिन दोनों भाई इस बात से बहुत नाराज हो जाते हैं और इवान के सर पर एक नारियल मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। याना अब इवान को उठाने के लिए वहां आती है। वो दोनों भाइयों से कहती है कि एक बार अपना मुंह पानी में देखो। याना के कहने पर दोनों भाई ने जब अपनी शक्ल पानी में देखी तो वे खुद को पहचान नहीं पाते, क्योंकि इतने सालों से खा खा कर दोनों जानवरों जैसे हो गए थे। दोनों भाई खुद को इस तरह देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और याना से कहते हैं कि कोई तरीका बताओ जिससे हम लोग फिर से सामान्य हो सकें। तो याना कहती है, सबसे पहले तो तुम दोनों को इस जादुई मेजपोश से छुटकारा पाना होगा ताकि तुम लोगों का आलस्य छूटे और तुम मेहनत करके सीमित खाना खाओ। ये सुनकर वह दोनों भाई याना से कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो, इसलिए तुम इस मेजपोश को ले जाओ। याना उस मेजपोश को लेकर वहां से निकलती है और अब तक इवान को भी होश आ चुका होता है। मेजपोश मिल जाने से इवान बहुत खुश हो जाता है। वापस आते वक्त इवान फूलों के बगीचे से राजकुमारी को देने के लिए फूल चुनने लगता है। याना उससे कहती है, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि नैन्सी तुमसे शादी नहीं करना चाहती, वो बस तुम्हें जानबूझकर मुश्किल काम देकर टाल रही है। पर इवान बहुत मासूम और साफ दिल का होता है, इसलिए वो याना से कहता है, ऐसा नहीं है। अब इवान हाथ पकड़कर याना को बताता है कि वो किस तरह राजकुमारी को प्रपोज करेगा। पर इवान की अच्छाई और मासूमियत देख याना को खुद उससे प्यार हो जाता है, पर वो ये बात जताती नहीं। उधर जार के महल में नैन्सी और राजदूत मस्ती कर रहे होते हैं। उन्हें यकीन था कि इवान कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन तभी इवान सफलतापूर्वक वहां लौट आता है और राज्य के लोग उसका स्वागत करते हैं और खुशी मनाते हैं। ये देखकर राजा नैन्सी से कहता है, देखो जनता की नजर में अब वो एक हीरो बन चुका है, सब उसे पसंद करते हैं। लेकिन ये सुनकर नैन्सी की जलन और बढ़ जाती है। वो किसी भी हाल में इवान से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो फिर से स्टोर रूम में जाके अपनी माँ की आत्मा को बुलाकर अगली चाल पूछती है। उसकी दुष्ट माँ उसे फिर से एक खतरनाक योजना बताती है। अगले दिन दरबार में सभी की उपस्थिति में नैन्सी राजा से कहती है, मैं इवान से शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि शादी के लिए मुझे मेरी माँ का आशीर्वाद मिल जाए, इसलिए अंधेरी दुनिया में जाकर इवान को इस शादी के लिए मेरी माँ की आज्ञा लानी होगी। ये सुनकर राजा समझ जाता है कि उसकी बेटी शादी न करने के लिए ये सब मुश्किल काम इवान को दे रही है, क्योंकि आज तक अंधेरी दुनिया से कोई जिंदा लौट कर नहीं आया। इस बात से राजा और इवान दोनों मायूस हो जाते हैं, लेकिन इवान इस काम के लिए भी राजी हो जाता है। इसके बाद इवान याना के पास जाता है। याना उससे कहती है कि उस जगह जिंदा जाना मतलब मौत के मुंह में जाना है, क्योंकि वह एक अलग दुनिया है। इवान पूछता है, वहाँ कैसे जाया जा सकता है? याना कहती है, अंधेरे जंगल के पार काली नदी है जो खतरे और धुंध से भरी हुई है, उसको पार करने पर अंधेरी दुनिया का रास्ता खुलता है। इवान अगले दिन याना के साथ उस अंधेरी दुनिया की ओर निकलने की तैयारी करता है, लेकिन उससे पहले वो याना को लेकर अपने अंधे पिता से मिलने जाता है। उसे डर है कि वो शायद उस अंधेरी दुनिया से कभी वापस ना लौट पाए। जब इवान के पिता याना की आवाज सुनते हैं तो बोल पड़ते हैं, कई दिनों से अपने बेटे की आवाज नहीं सुनी, मैं देख नहीं सकता, उसे ढूंढ भी नहीं सकता और जैसे तैसे अपनी भट्टी का काम चला रहा हूँ। ये सुनकर इवान और याना दोनों का दिल भारी हो जाता है। इवान को अब एहसास होता है कि वो अपने पिता को ऐसी हालत में अकेला क्यों छोड़ गया था। पछतावे से भरा वो अपने पिता से माफी मांगता है और उनसे अपनी यात्रा के लिए आशीर्वाद लेता है। फिर सफर पर निकलते वक्त इवान याना से कहता है, मैंने अपनी 2 इच्छाएं फिजूल में बर्बाद कर दी, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मेरे पिता की आंखें ठीक कर दो। याना उसकी ये इच्छा पूरी कर देती है और इवान के पिता की आंखों की रोशनी लौट आती है। इसके बाद नदी किनारे पहुंचकर इवान याना से कहता है, तुमने मेरी तीनों इच्छाएं पूरी कर दी और हर कदम पर मेरा साथ दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता, आगे का सफर मैं अकेले ही तय करूंगा। वो याना को उसका मछली वाला स्कार्फ लौटाकर उसे आजाद कर देता है। याना तब मुस्कुराकर कहती है, तुम अब भी नहीं समझे इवान, हमारा रिश्ता भी सुई धागे जैसा है, मैं तुम्हें मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकती, जब तुम कामयाब हो जाओगे तब चाहे मैं चली जाऊं। इवान याना के प्यार को पूरी तरह समझ नहीं पाता और याना भी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पाती, लेकिन फिर भी वो इवान के साथ नाव पर सवार हो जाती है और दोनों साथ मिलकर नदी की धारा में आगे बढ़ते हैं। आगे चलने पर इवान और याना को चारों ओर मौत के दूतों की मूर्तियां दिखाई देती हैं। याना इवान को कहती है, बस अब से अंधेरे की दुनिया शुरू होती है। वो दोनों अपनी नाव से उतरकर एक घाटी में कदम रखते हैं। इवान थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है, ये जगह तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। तभी उस दुनिया का संरक्षक इवान से कहता है, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? तभी याना कहती है, ये मेरे साथ आया है पिताजी। इवान ये सुनकर चौंक जाता है। तभी संरक्षक बोलता है, हाँ ये मेरी बेटी है। तभी याना कहती है, जब से आपने मुझे मछली बनने पर मजबूर किया तब से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा। संरक्षक थोड़ा दुखी होकर कहता है, ये सब मैंने कुछ वक्त के लिए किया ताकि तुम दुनिया घूमकर अनुभव और सीख हासिल कर सको। याना भी बिना किसी झिझक कहती है, हम यहाँ रानी की आत्मा ढूंढने आए हैं। संरक्षक उनकी बात सुनकर नजदीक आता है और उन्हें कहता है, रानी वो तो एक मक्कार और बेरहम औरत थी, उसने राजा से शादी सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए की थी और फिर गरीबों पर जुल्म ढाने लगी। उसकी आत्मा को इस दुनिया में सजा दी जा रही है, अनंत काल तक भूखा रखा गया है उसे। फिर संरक्षक रानी की आत्मा को वहां बुला लेता है। इवान सीधा मुद्दे पर आ जाता है, मैं आपकी बेटी से शादी करने की आज्ञा लेने आया हूँ। दुष्ट रानी की आत्मा बिना मना कर देती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर याना अपने पिता से कहती है, कुछ करो पिताजी। संरक्षक रानी के सामने कुछ खाने की चीजें रखकर कहता है, देखो तुम तो अनंत काल तक भूख से तड़प रही हो,
अगर इस भूख का अंत चाहती हो तो इवान को इजाजत देनी ही पड़ेगी। भूख से मजबूर रानी आखिरकार मान जाती है। अगले सीन में राजा जार का महल दिखाया जाता है, जहाँ खाने की टेबल पर राजदूत और नैन्सी मजे से खाना खा रहे होते हैं और बेकार राजा बस दुखी होकर सब देख रहा होता है। तभी रानी की आत्मा अचानक ट्रे पर प्रकट होती है और सबके सामने कहती है, मैं इस शादी की इजाजत देती हूँ। ये सुनते ही राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पर नैन्सी तो पूरी तरह से सन्न रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इवान ने इतना बड़ा टास्क कैसे पूरा कर लिया। उधर अंधेरे की दुनिया में याना अपने पिता का शुक्रिया अदा करती है और इवान के साथ नाव पर बैठकर वापस लौटने लगती है। रास्ते में याना इवान से कहती है, अब तुम्हारा सबसे मुश्किल काम पूरा हो गया है तो तुम मुझे भूल सकते हो। वैसे भी अब तुम राजकुमारी से शादी कर लोगे। लेकिन इवान सीधा जवाब देता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता और न ही कभी भूलना चाहूंगा। याना इवान से कहती है, जो भी यहाँ से जिंदा लौटता है उसे अपनी यहाँ की सारी यादें छोड़नी पड़ती हैं। दूसरी तरफ नैन्सी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वह स्टोर रूम में जाती है और अपनी माँ की आत्मा को बुलाने वाली कुर्सी को तोड़ने लगती है। उसकी माँ की आत्मा प्रकट होती है और कहती है, मुझे मजबूरी में इवान को इजाजत देनी पड़ी क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। लेकिन मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जो तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देगी। इस पर नैन्सी उससे पूछती है, क्या जानकारी है? उसकी माँ कहती है, इवान अकेला नहीं है। उसने जितने भी कारनामे किए हैं वो सब एक जादुई मछली की मदद से किए हैं। और तुम तो जानती हो कि हमारे राज्य में जादू के इस्तेमाल पर मौत की सजा मिलती है। नैन्सी को उसकी बात सुनकर सब समझ में आ जाता है। इधर नदी में आगे बढ़ते हुए सुबह हो जाते हैं। जब इवान की आंख खुलती है तो उसकी नाव किनारे पर आ चुकी थी। हैरानी ये कि उसे याना के बारे में कुछ भी याद नहीं। वो उससे पूछ बैठता है, तुम कौन हो? याना उसे कह देती है, बस मैं एक नाव चलाने वाली हूँ। इवान बिना कुछ कहे नाव से उतरता है, पर चलते चलते उसे अजीब सा लगता है, जैसे कुछ बहुत जरूरी बात वो भूल रहा हो। इसके बाद वो नैन्सी के पास पहुंचता है और कहता है, देखो तुम्हारे सारे काम मैंने पूरे कर दिए हैं, लेकिन अब मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ। पर दिक्कत यह है कि मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन है। नैन्सी उसे घूरते हुए पूछती है, क्या सारे मुश्किल काम तुमने अकेले किए? इवान उसे बताता है, नहीं, हर बार कोई जादू से मेरी मदद कर रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा कि वो कौन था। जादू का जिक्र सुनते ही नैन्सी सैनिकों से कहती है, सुना तुमने? पकड़ लो इसे, हमारे राज्य में जादू टोने की सजा मौत है। इवान को समझ नहीं आता कि उसने नैन्सी के लिए जान दांव पर लगाए और अब वही उसकी जान लेने पर उतारू है। अगले दिन इवान को सजा सुनाई जाती है। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। राजा दिल से ये नहीं चाहता था, लेकिन वे आपके राज्य के नियम से बंधा था। सैनिक जैसे ही इवान को गोली मारने वाले होते हैं, तभी ठीक वक्त पर याना वहां आ जाती है। वो नैन्सी से कहती है, इसे छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी। वो अपना मछली वाला स्कार्फ नैन्सी को सौंप देती है। नैन्सी को ये सौदा पसंद आ जाता है और वो इवान की सजा रद्द कर देती है। मगर अब नैन्सी और भी घमंडी हो जाती है। अब खुद को रानी घोषित करने के बाद नैन्सी अपने पिता को एक कमरे में कैद करवा देती है। फिर ताज पहनते ही याना से कहती है, मेरी पहली ख्वाहिश तो तुमने पूरी कर दी, अब दूसरी ख्वाहिश ये है कि इंग्लैंड के राजकुमार मुझसे शादी का प्रस्ताव लेकर आएं। याना जादू करती है और देखते ही देखते इंग्लैंड के सैनिक नैन्सी के पास शादी का प्रस्ताव लेकर आ जाते हैं। ये सब देखकर नैन्सी का प्रेमी अंग्रेज राजदूत उसे कहता है, तुम तो मुझसे शादी करने वाली थी, अब ये क्या? नैन्सी उसे कहती है, जब मैं इंग्लैंड के राजकुमार से शादी कर सकती हूँ तो मैं तुमसे शादी क्यों करूँ? फिर वो सैनिकों से कहकर उस राजदूत को महल के सफाई कामों में लगवा देती है। दूसरी तरफ इवान, जिसे महल से बाहर निकाल दिया गया था, भटकते हुए वहीं पहुंच जाता है जहाँ वो और याना साथ में गए थे, मगर उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। रात को वह अपने पिता के पास पहुंचता है, जहाँ उसे दोनों भाई जॉन और रॉन भी मिलते हैं। अब दोनों मेहनत की वजह से पूरी तरह फिट हो चुके होते हैं। इवान का पिता उससे कहता है, तुम पिछली बार यहाँ याना के साथ आए थे। तभी इवान की नजर जॉन के हाथ में पकड़ी सुई और धागे पर पड़ती है और अचानक उसे याना के साथ बिताए सारे पल याद आ जाते हैं। याना के सुई धागे वाली बातें भी याद आ जाती हैं। अब इवान को समझ में आता है कि उसने याना के प्यार को समझा ही नहीं था। वह तुरंत अपने प्यार को पाने के लिए निकल पड़ता है और इस मिशन में उसके पिता जॉन और रॉन भी अपनी भट्टी लेकर साथ हो लेते हैं। ये सब लोग महल पहुंचते हैं और अपनी भट्टी से महल का गेट तोड़ देते हैं। अंदर पहुंचकर इवान याना से कहता है, मुझे सब याद आ गया है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मगर तभी नैन्सी बोल पड़ती है, अब ये मेरी गुलाम है। इवान, उसके पिता और दोनों भाई जॉन और रॉन नैन्सी के सामने खड़े हो जाते हैं और इवान कहता है, इसे आजाद कर दो वरना तुम्हारे सैनिकों का हम भरता बना देंगे। नैन्सी, जो बहुत लालची होती है, याना से कहती है, ठीक है, लेकिन मेरी तीसरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपने जैसी एक जादूगरनी बना दो। याना उसकी ये आखिरी इच्छा भी पूरी कर देती है और नैन्सी मछली में बदल जाती है। नैन्सी फिर जादू से इंसान बनने की कोशिश करती है, मगर उसका जादू काम नहीं करता। याना उससे कहती है, जादुई मछली सिर्फ दूसरों की इच्छाएं पूरी कर सकती है, अपनी नहीं। अब नैन्सी का पूरा प्लान उसी पर उल्टा पड़ जाता है। तभी कुएं का पानी ऊपर आने लगता है और मछली राजा बाहर आ जाता है। वो नैन्सी को याना समझकर उसे पकड़ लेता है और पानी के नीचे ले जाकर उससे जबरदस्ती शादी कर लेता है। उधर नैन्सी से पीछा छूटने पर सभी बहुत खुश होते हैं। राजा जार को भी आजाद कर दिया जाता है और वो फिर से राजा बन जाता है। इवान और याना एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और साथ रहने लगते हैं। और इस तरह ये फैंटेसी फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना।